हम जीव विज्ञान के प्रश्न पत्र का हल देखेंगे क्लास 12 का, जो बोर्ड ने जारी किया है 2022-23 के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस प्रश्न पत्र का अगर आपके पास लिंक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और आगे भी मैं आपको इसकी लिंक दे दूंगा, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं वहां से अपने बोर्ड के वेबसाइट से। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा पुमंग। फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। और एक चीज और बता दूं, अगर आपको इसका इंग्लिश वर्जन सोल्यूशन चाहिए तो इंग्लिश वर्जन के लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इसका इंग्लिश वर्जन सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है तो वो किससे होता है? तो पिता के लिंग गुणसूत्र से होता है। तो चौथा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पिता में जो है एक्स और वाई दोनों ही गुणसूत्र होते हैं, तो यही जो है मेन कारक होते हैं। इसके बाद जो तीसरा प्रश्न है इसमें पूछा गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग चिकित्सा में भी होता है और कृषि में भी होता है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों में होता है। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया, लाइकेन जो पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में यह सहजीवी सचर्य है। तो किसके लिए है? ये शैवाल और कवक के लिए। ठीक है, ये यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर आपको इस सॉल्यूशन का पीडीएफ चाहिए तो सॉल्यूशन के पीडीएफ के लिए आप हमें व्हाट्सएप नंबर जो नीचे डिस्प्ले हो रहा है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया आपसे, इसमें पूछा गया है, क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या आपको लिखनी है। तो टर्नर सिंड्रोम में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 44 प्लस XO होती है, ध्यान रखना है, इस तरह से लिखना है आपको। जबकि जो क्लाइनफेल्टर होता है इसमें गुणसूत्रों की संख्या 44XXY होती है, या फिर लिख सकते हैं आप 44 प्लस XXY। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसमें जो है 46 गुणसूत्रों से अधिक होते हैं। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में ख पार्ट की बात करें तो नर जर्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती है? तो नर जर्म कोशिकाएं जो है अर्धसूत्री विभाजन, या फिर आप बोल सकते हैं अर्धसूत्रण द्वारा जो है शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। इसके बाद ग पार्ट जो है इसमें पूछा गया, परागण का मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? तो यहाँ पर परागकण मात्र कोशिका में कितनी होती है? तो परागकण में मात्र कोशिकाओं के गुणसूत्रों की संख्या जो है द्विगुणित यानी कि 2n के बराबर होती है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट पार्ट है, उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ता है। तो वो है हमारा प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोज और एंडोस न्यूक्लियोज एंजाइम। ठीक है, ये दोनों ही आपके जो है दो खंडों में इसको तोड़ते हैं। इसके बाद जो ड पार्ट है इसमें पूछा गया, कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करने के कारण पौधों को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं कार्बन डाई स्थिरीकरण करने के कारण पौधों को जो हम स्वपोषक कहते हैं। ठीक है, स्वपोषक के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आपका तीसरा प्रश्न आता है जिसमें क पार्ट पूछा गया है, पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट करना है। और यहाँ पर मैंने लिंक दी है 2023 का, अगर आप पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो HTTP यानी कि अपने गूगल में upmsp.edu.in और /मॉडल पेपर डाल दीजिए, और आपके सामने बिल्कुल वेबसाइट का पहला पेज ओपन होगा जिसमें सारे मॉडल पेपर आपको दिखाई देंगे। आप आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स के हिसाब से डाउनलोड कर दीजिए, कॉमर्स और साइंस का अलग अलग है, तो सभी को अपने अपने मॉडल पेपर्स डाउनलोड यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद आते हैं हम, पक्षियों में लिंग निर्धारण जो है आपका, ये आपका दो तरह से आप मतलब सिंपली बता सकते हैं, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है और डायग्राम जरूर बनाएंगे आप। ठीक है, तो डायग्राम बनाने के बाद में जो है आप पूरे नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। पहला को जो क्वेश्चन इसका आंसर हम लिख सकते हैं, पक्षियों में लिंग निर्धारण जो है वो ZW-ZZ तंत्र द्वारा होता है। और दूसरा है, पक्षियों में नर समयुग्म होते हैं जबकि मादा में विषम युग्मक होते हैं। तो ये 2 रीजन भी लिख करके अगर आप डायग्राम बनाते हैं तो आपको जो है पूरे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप डायग्राम नहीं बनाते हैं तो आपको थोड़े से और आगे जो है इसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, जिसमें है नर सभी समान प्रकार के शुक्राणु पैदा करते हैं, जिसमें 8 ऑटोसोम और जेड सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। और चौथा जो इसमें पार्ट आप लिख सकते हैं, मादाएं 2 अलग अलग प्रकार के अंडे देती हैं, एक में जो है 8 क्रोमोसोम और जेड क्रोमोसोम होते हैं, और दूसरे में 8 ऑटोसोम और डब्ल्यू क्रोमोसोम होते हैं। इसमें 5वां पॉइंट में आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, जब जेड असर वाला अंडा शुक्राणु द्वारा निषेचित होता है तो एक नर संतान पैदा होती है, यदि डब्ल्यू असर करने वाला जो अंडे को निषेचित किया जाता है तो मादा संतान जो है उत्पन्न होती है। तो इसमें आपको कारक दिखाई दिया है कि जेड जो है ये आपका नर के लिए है और डब्ल्यू जो है वो मादा के लिए। इसके बाद इसका ख पार्ट जो है, वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए
ये द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है आपको। तो इस तरह का चित्र आप बना सकते हैं, आपको बुक में भी देखने को मिलेगा ये चित्र। तो आप इसको इस तरह से सिंपली बना सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया प्रतिरक्षा क्या है। तो प्रतिरक्षा जो है हमारे शरीर में रोग जनकों से लड़ने की शक्ति होती है, जिसे प्रतिरक्षा कहते हैं। यह हमें प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा जो है प्राप्त होती है। प्रतिरक्षा एक जैविक प्रक्रिया है जो संक्रमण, बीमारी या अन्य अवांछित जैविक हमलों के लिए पर्याप्त जैविक रोग प्रतिरोध होने की स्थिति का वर्णन करती है या उसके बारे में जो है बताती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा डिस्क्राइब आपको करना पड़ेगा। इसमें पूछा गया आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे। तो देखिए ये दोनों आपस में क्या हो गए, एक तरह से आप कह सकते हैं कि लाभ प्राप्त करता है। तो देखिए आर्किड के पौधे जो है और आम के वृक्ष के मध्य जो है सहभोजिता होती है। ध्यान रखना ये टर्म आपको याद रखना है, सहभोजिता होती है। यह ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जीव को तो लाभ होता है परंतु दूसरे जीव को ना तो हानि होती है और ना ही लाभ होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप ये लाइन भी लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको बताया गया कि पारस्परिक क्रिया को जो है स्पष्ट कैसे करेंगे। तो आर्किडिक का पौधा आम की शाखा पर उगता है परंतु उससे भोजन प्राप्त नहीं करता। यह अवायवीय जड़ों द्वारा जो है अपना भोजन स्वयं बनाता है और इस संदर्भ में जो है आर्किड आम के वृक्ष को कोई हानि नहीं पहुंचाता है, जबकि आर्किड को आम के वृक्ष से जो है लाभ ही पहुंचता है एक तरह से। इस तरह से आप इस आंसर को लिख देंगे। इसके बाद एक और आपका जो क्वेश्चन है इसमें ड पार्ट, जैविक अनुक्रिया के तरीकों का स्वच्छ आरेखीय निरूपण दर्शाइए। तो ये आपने पढ़ा भी होगा, क्लास में आपको डिस्क्राइब भी किया होगा। इसमें जो संरूपी होते हैं इसका स्ट्रेट कर्व जाता है जो कि आप देख रहे हैं ग्रीन कलर में, और रेड कलर में जो है नियामक जाता है, और इसके बाद में आंशिक नियामक जो है वो आपका जहां पर ये क्रॉस करता है वहां पर से मुड़ जाता है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया आपको लघु बीजाणुधाणु और गुरु बीजाणुधाणु के बीच में अंतर स्पष्ट करना है। कोई भी 3 अंतर आपको बताना है। तो मैंने यहाँ पे आपको अंतर जो है 1, 2, 3, 4 और 5 आप अंतर यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में देख सकते हैं और इन्हीं को आपको याद करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, बताएं कि ये क्यों सही नहीं है। तो इसका एक्चुअल रीजन क्या है, आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि नर में जो है यहाँ पे एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम पाए जाते हैं और मादा में केवल एक्स ही क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो इसमें जो वाई है ना, ये मेन रोल अदा पैदा करता है क्योंकि ये चेंज कर देता है सारे के सारे आपके टर्म्स को। तो यहाँ पर नर का ही मेन रोल होता है, इसीलिए क्योंकि पहले की पीढ़ी जो है वो इतनी अनजान थी, उसको पता नहीं था कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। इसी विधि का प्रयोग करके जो है नर और मादा का जो है परीक्षण किया जाता है। तो पुरानी धारणा के अनुसार जो है आप इसको बता सकते हैं। इस डायग्राम को जरूर बनाना है। डायग्राम अगर आपने बना दिया तो एग्जामिनर समझ लेगा कि आपने जो है सही आंसर दिया है। 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए डायग्राम बनाना आवश्यक है और इसमें कुछ नहीं लिखना है ज़्यादा। यहाँ पे निर्धारण के लिए जो वाई और एक्स जैसे मैंने आपको बताया यही जो है मेन काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए मेंडल के प्रभाविता नियम की व्याख्या आपको करनी है। 1+2 यानी कि फिर से 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें भी आपको डायग्राम अगर बना देते हैं तो एग्जामिनर बिल्कुल आपको नंबर दे देगा पूरा का पूरा। तो यहाँ पर मैंने सारा का सारा सोल्यूशन दिया हुआ है, इसको एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जितने भी सोल्यूशन दिए हैं मैंने वो सारे के सारे सिंपलेस्ट वर्ड में दिए हैं। तो आप इसको एक बार जरूर देख लें और इस डायग्राम को जरूर समझ लें। इस डायग्राम में जो है आपका टी है, यहाँ पे टी है, फिर यहाँ से टी में से आपका दोनों आ गया और यहाँ से टी ले लिया एक, तो यहाँ पर टी बन गया आपका। इस तरह का क्वेश्चन आपको आगे भी देखने को मिलेगा और फिर उसको हम और भी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। यहाँ पे घ पार्ट में डीएनए कुंडलिनी की कौन सी विशेषता ने वाटसन और क्रिक के को जो है डीएनए प्रकृति के सेमी कंजर्वेटिव रूप को कल्पित करने में सहयोग किया, इसका व्याख्या आपको करना है। तो वाटसन और क्रिक का जो डीएनए द्विकुंडली मॉडल जो दिया था उन्होंने, उसी के बारे में इसमें पूछा गया है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। तो उसी की व्याख्या छोटा सा कर देना है क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है तो ज़्यादा डिटेल नहीं देनी है। लेकिन इसमें से अगर आप छोटा मोटा कोई वर्ड आप हटाना चाहते हैं या लाइन हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाना है। तो चित्र कुछ इस तरह का है, आपको आपकी बुक में भी मिल जाएगा। ये चित्र आप अच्छे तरीके से याद कर लें। तो ये आपके बुक में है और इसको अच्छे तरीके से आपको याद कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ख पार्ट, जैविकी के अध्ययन ने संक्रामक रोगों को नियंत्रण करने में किस प्रकार हमारी सहायता की है, ये आपको बताना है। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसमें वैक्सीनेशन का मेन रोल जो है वही अदा किया गया है, तो उसको हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। नेक्स्ट पार्ट जो है, जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरकता बढ़ाते हैं।
यानी कि जो भी आपके फर्टिलाइजर्स हैं वो किस प्रकार फर्टिलाइज करते हैं मिट्टी को, ये आपको बताना है। बहुत ही सिंपल सा चीज़ पूछा है, इसमें ज़्यादा डिस्क्राइब तो नहीं कर सकते, लेकिन जितना मैक्सिमम डिस्क्राइब करना था मैंने यहाँ पे कर दिया है। इसके बाद में आपसे नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, बैक्यूलोवायरेसिस क्या है, तो इसके बारे में केवल आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है कि हाँ ये चीज़ क्या है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल आपसे पूछा नहीं है कि क्या है, यही बताना है। तो यहाँ पे हमने इसका आंसर दे दिया है, इसको आप कंज्यूम कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप इंग्लिश मीडियम के सोल्यूशन चाहते हैं तो जैसे मैंने बताया आपको, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद निम्न पर टिप्पणी लिखनी है, जिसमें पीसीआर है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, जिसको मैंने 2 बार आपको करवा दिया अर्धवार्षिक परीक्षाओं में भी। तो इसको जरूर आप पढ़ लेना, और बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैंने यहाँ पे सोल्यूशन जो दिया है आपको बहुत ही सिंपल वर्ड में दिया है, जिसमें आपका अ, अ, निष्क्रियकरण भी आ जाएगा, उसके साथ में आपका का नाम भी आ जाएगा, उसके साथ में आपका प्रसार भी आ जाएगा। ये तीनों चीज़ों को आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा देना है, जो कि मैंने यहाँ पे सिंपलेस्ट लैंग्वेज में समझाया है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे क्या पूछा गया देखिए, पहला तो टिप्पणी लिखनी है, तो हमने पीसीआर पे लिख दिया। दूसरा आपको टिप्पणी लिखनी है प्रतिबंधित एंजाइम पे, ठीक है। तो प्रतिबंधित एंजाइम पे भी आपको टिप्पणी ही लिखनी है। तो अगर आप किसी पे भी टिप्पणी लिखते हैं तो टिप्पणी लिखते समय आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन जो है 3 नंबर का है और सभी पे आपको टिप्पणी लिखनी है, तो ज़्यादा नहीं लिखनी है। मैंने तो यहाँ पे थोड़ा डिटेल में बताया है आपको, लेकिन कोई भी, क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं दिया कि आपको निम्नलिखित में से किस पे टिप्पणी लिखनी है, आपको सारे पे टिप्पणी लिखनी है। तो 3 नंबर के हिसाब से आप 2 से 3 लाइनों में पहली टिप्पणी और दूसरी टिप्पणी और तीसरी टिप्पणी को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर जो है आपका प्रतिबंधित एंजाइम है, इसके बारे में आप यहाँ पे समझा सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो है इसका ख पार्ट, इसमें जैव प्रौद्योगिकी का कृषि के क्षेत्र में उपयोग जो है आपको बताना है। तो यहाँ पे जो है पीड़ानाशी प्रतिरोधकों के रूप में जो है इसको प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो है खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों की वृद्धि के लिए भी, साथ ही साथ पर्यावरणीय संतुलन जो है उसको भी सही करने के लिए, और जैव उर्वरकों में वृद्धि करने के लिए भी। तो ये 4 पॉइंट है, इसमें से कोई भी 2-3 पॉइंट आपको लिख देने हैं, और कम से कम जो है आपको ज़्यादा नहीं लिखना है डिटेल में। जितना डिटेल मैंने दिया है ये तो बड़े क्वेश्चन के हिसाब से दिया, आप 3 नंबर के हिसाब से जो है थोड़ा थोड़ा इसमें से 2 से 3 लाइन आप इसमें लिख देंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो पार्ट है, परजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं, कोई एक उदाहरण आपको देना है। तो परजीवी जंतु क्या होते हैं उसके बारे में मैंने बता दिया है, और साथ ही साथ उसका उदाहरण भी यहाँ पे दे दिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में आपको अंतर बताना है। तो शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता में जो है आपको डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है। तो दोनों को आप टेबुलर फॉर्म में भी बता सकते हैं और विदाउट टेबुलर फॉर्म में भी बता सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे विदाउट टेबुलर फॉर्म बताया है। और इसके बाद में बाह्यशोमी और आंतोश्रोमी जो है आपको, इसके बीच में भी आपको डिफरेंस बताना है। तो यहाँ टेबुलर फॉर्म में बताया गया, इस तरह से आप भी लिख सकते हैं। इसके बाद में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं, जिसमें मनुष्य के नर जनन तंत्र का जो है सचित्र वर्णन करना है। इसमें शुक्राणु कहाँ संचरित होते हैं ये भी आपको बताना है। तो दोनों चीजें मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दी हैं। अथवा पार्ट भी हम देखेंगे नीचे की तरफ। उससे पहले जो है आपका नर वाला जो क्वेश्चन है इसको कंप्लीट कर लीजिए, जिसमें आपका टेस्टिस होते हैं और उसके बाद में एपिडार्मिस होते हैं, और आपको जो है ये चित्र जरूर बनाना है। ये आपको कंप्लीट बनाना है, आपकी बुक में है। इससे सिंपल चित्र आपको नहीं मिलेगा, इसी को आपको बनाना है, ताकि जो है शेडिंग कर सकते हैं आप पेंसिल से। और इसके बाद में जो है आप इसके शुक्र वाहिनी क्या है और शीशन क्या है और सहायक ग्रंथियां क्या हैं उनको भी आपको बताना है। सहायक ग्रंथियों के बारे में भी पूछा जा सकता है, जो अलग अलग होती हैं उसको थोड़ा ध्यान रखना है। प्रोस्टेट ग्रंथियां क्या होती हैं, काउपर्स क्या होती हैं, ये सब चीज़ें आपको बता देनी है, 1 से 2 लाइन में डिस्क्राइब कर देना है, ठीक है। तो जिस हिसाब से ये नंबर आपको, मतलब ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें 5 नंबर का है, तो इसमें आपको डिटेल में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। इसी तरह से पुष्पी पादों में लघु बीजाणु जनन जो होता है उसको भी आपको समझाना है, जो कि 5 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है। तो इसको भी आप समझा सकते हैं, अथवा पार्ट को मैंने यहाँ पे किया हुआ है, पुष्पी पादों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन। तो सबसे पहले तो आप इसको समझा देंगे कि आपका जो है पुष्पी पादों में लघु बीजाणु जनन होता क्या है, जिसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे दे दी है। उसके बाद में जब है आपको क्या समझाना है कि सचित्र वर्णन करना है, तो सचित्र में आपको 2-3 चीजें इसमें इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो है साइपरेसी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। उसके अलावा जो है इसमें 2 पार्ट हैं, एक ए है जिसमें अमीबिए टैपिटम कहते हैं, और एक स्त्रावी या फिर गंथिनल टैपिटम कहते हैं। इसको डिस्क्राइब करते हुए इसका जो डायग्राम आपको बता देना है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है उसका भी डायग्राम, जिसका सक्सेसिव डिवीजन कहते हैं, उसका डायग्राम बनाते हुए आप इसको स्पष्ट कर देंगे थोड़ा सा, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है, उसके हिसाब से आपको स्पष्ट करना होगा। और इसके बाद में आपका जो है इसमें युगपत विभाजन जो होता है इसको भी आपको डिस्क्राइब करना है, लेकिन इसमें ये डायग्राम आपको जरूर बनाना है। अगर आप डायग्राम बनाते हैं और कम भी लिखते हैं तो भी आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया अनुवांशिक कूट क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। तो अनुवांशिक कूट यानी कि जेनेटिक कोड क्या होते हैं ये आपको बताना है। इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बना के आपको बता दिया था, तो इसको एक बार डिस्क्राइब मैंने कर दिया था, वहाँ पे आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ पे सारे सोल्यूशंस आपको मिल जाएंगे।
और उसके बाद में इसकी विशेषताएं क्या है, विशेषताओं को जरूर लिखना है कि कूट चित्र होते हैं, इसमें त्रिक होते हैं, साथ ही साथ इसमें क्या है, अनुवांशिक कूट जो है अपहासित होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। इसके बाद आपका अनुवांशिक कूट जो है सार्वत्रिक होते हैं, और अनुवांशिक कूट जो है वो कोमा विहीन होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको बता देनी है। ठीक है, इसके बाद में आप पांचवा पॉइंट अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, छठा पॉइंट भी छोटा सा ही है, इसको भी लिख सकते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो यहाँ पर जो है इसका अथवा पार्ट भी पूछा गया आपसे, जिसमें मेंडल के लक्षणों के पृथक्करण का नियम क्या है, और चेकर बोर्ड द्वारा ये आरुखी नियम जो इसका मतलब चित्र बना करके आपको इसको स्पष्ट कर देना है, और इसको शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं ये भी आपको डिस्क्राइब करना है। तो जो आप इसको जब लिखेंगे तो मैंने यहाँ पे बता दिया पृथक्करण का नियम क्या है, और जब इसकी डिटेल यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे तो इसी में बता दिया है मैंने कि आपका युग्मकों की शुद्धता जो है बनी रहती है, इसीलिए जो है इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर इसका क्या है कि यहाँ पे देखो इसने बोला है कि चेकर बोर्ड द्वारा आरेखीय यानी कि आपको चित्र बनाना है, उसके बाद इसको बताना है। तो यहाँ पे मटर के पौधे का हमने एग्जाम्पल लिया है, इसको आप ले लेंगे क्योंकि मेंडल ने यही आपको प्रयोग बताया है, और उसके बाद में ये आरुखीय निरूपण कर देंगे, जिसमें आपका रेड फ्लावर जो है आर है, फिर आर है। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों का संश्लेषण कराते हैं तो ये आर और आर बन जाएगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर बन जाएगा। अब ये कैपिटल और स्मॉल आर से आप देख सकते हैं यहाँ पे आर आर हो जाएगा, और इसी तरह से स्मॉल आर से जो है आर आर हो जाएगा। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो अनुकूलन को परिभाषित करना है और उदाहरण सहित समझाना भी। अनुकूलन मतलब जो भी जीव जंतु रहते हैं पृथ्वी पर, वो अपने आप को जिस भी तंत्र में रखते हैं, जिस भी जगह पे रखते हैं, जिस भी स्थान पे रखते हैं, वहां पर उसके हिसाब से ढाल लेते हैं। तो यही चीज अनुकूलन होती है। इसका उदाहरण जो हमें जरूर देना है, क्योंकि उदाहरण सहित व्याख्या करनी है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे उदाहरण भी आपको देना है, साथ ही साथ इसको व्याख्या कर देना है। मैंने गर्म भागों का ठंडे प्रदेशों का जो है उदाहरण दे दिया है। इसको आराम से आप कर सकते हैं। इसके बाद में इसका अथवा पाठ जो है, किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो ये भी आपको समझा सकते हैं इसमें। तो जाति क्षति के बहुत सारे कारण होती हैं, जिसमें संख्या घटती बढ़ती रहती है, ये सारी चीज़ें होती है। जिसमें आप कह सकते हैं कारणों में पहला जो है आवासीय क्षति एवं विखंडन होता है। इसके अलावा दो अतिदोहन भी होता है। इसके अलावा जो है विदेशी जातियों का आक्रमण भी होता है, और सहविलुप्तता, ठीक है, ये हो जाती है को एग्जिस्टेंस। और उसके अलावा जो है स्थानांतरी या झूम कृषि जो होती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है, वो भी इसके लिए उत्तरदायी है। तो ये 5